हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? साइकोलॉजी का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि दिसंबर 2018 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए, उसका जो है साइकोलॉजी सेक्शन आज मैं आपको जो है कवर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी वीडियो से आपके बनेंगे, अगर आप जो है लास्ट तक जो इस वीडियो में आप बने रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। बाकी साइकोलॉजी की दूसरी वीडियो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी का, वहां पे जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बुद्धि का स्पेयरमैन परिभाषा में जी कारक है। आज की जो ये वीडियो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों का जो है यह रोना है कि मैं जो है इंग्लिश में आपका नहीं बताता हूँ, तो आज मैं कोशिश करूंगा। वैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बाकी मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा आपके जो दोनों क्वेश्चन आपके पढ़े जाए। द फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, ये बात की गई है। तो आपके जो है स्पेयरमैन द्वारा आपकी जो थ्योरी दी गई है उसमें जो है बात की गई है कि आपका जो जी फैक्टर है वो किसको जो है डिफाइन करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास जेनेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपका है आनुवंशिक बुद्धि। दूसरा है जनरेटिव आपका इंटेलिजेंस, यानी कि उत्पादक बुद्धि। तीसरा है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि सामान्य बुद्धि। और चौथा है आपके पास ग्लोबल इंटेलिजेंस, यानी कि वैश्विक बुद्धि। अब देखिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हर प्रश्न का 30 प्रश्न है, 30 के हम जो 100 प्रश्न इसमें करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन 30 के कैसे बनेंगे अभी आप देखते चलिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है कि आपका जो है स्पेयरमैन की बात की गई है। स्पेयरमैन की जो आपकी थ्योरी है, आपकी जो जी फैक्टर है वो किसको जो है दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपके जनरल इंटेलिजेंस को। सबसे पहली बात है स्पेयरमैन की बात कर रहे हैं हम। स्पेयरमैन का पूछा गया है जी फैक्टर। इसके अलावा है जी फैक्टर किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जी फैक्टर किसने दिया है, ये आपका जी फैक्टर है, ये दिया है आपके स्पेयरमैन ने। इसके अलावा एक और फैक्टर दिया है इन्होंने, एस फैक्टर। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन आप जो स्किप ना कीजिएगा। तो जी फैक्टर एक आपका, दूसरा है एस फैक्टर। तो ये दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर को कहा जाता है टू फैक्टर। हिंदी वाले भी इसको समझेंगे, हिंदी वाले कहेंगे इसको द्विकारक। तो जो द्विकारक सिद्धांत है, यानी कि टू फैक्टर जो थ्योरी है, हिंदी वालों के लिए आपका जो है द्विखंड सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो ये आपका किसने दिया है, स्पेयरमैन ने। इंपॉर्टेंट है ये, आपने दोनों याद रखना है। टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन द्वारा दी गई। कौन कौन से फैक्टर है आपके पास, ये दो कौन से आपके जो खंड है, ये आपके पास जी और एस, यानी कि जी इंटेलिजेंस और एस इंटेलिजेंस। जी इंटेलिजेंस आपका जो है डिफाइन करता है आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस को। ऑप्शन अगर आप सी देखें, अगर आपके पास 2020 का जो दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ उसका टीजीटी आर्ट्स का पेपर है, तो उसको आप साथ में खोल कर देख सकते हैं। जी फैक्टर आपका डिफाइन करता है जनरल इंटेलिजेंस को, वही जो आपका जो एस फैक्टर है यह डिफाइन करता है आपके स्पेसिफिक फैक्टर को। तो ये जो दोनों फैक्टर है ये आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये आपकी स्पेयरमैन द्वारा दी। ये है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। एक है जनरल आपका जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा है आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। हिंदी में अगर मैं बात करूं, एक है आपके पास सामान्य बुद्धि और दूसरी है विशिष्ट। सामान्य बुद्धि आपकी दर्शाती है जी फैक्टर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, और जो आपकी स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि। तो विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि ये दोनों कारक जो है किससे संबंधित है, तो स्पेयरमैन की ये एक थ्योरी है, इससे ये संबंधित है। आई होप इतना काफी होगा ताकि जो है ज्यादा लंबा आपका क्वेश्चन ना बन जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जो आपका अगर मैं बात करूं, द फैक्टर ऑफ जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, तो अब मैंने बता दिया जी फैक्टर आपका किसको स्टैंड कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका जनरल इंटेलिजेंस को। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऑप्शन अगर सी देखे तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है। देखिए क्या है इसमें, तो एक जो 5 वर्ष बताया गया है, 5 वर्ष क्या है उसकी वास्तविक एज है, यानी कि क्रोनिकल एज है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए पहले ही। आपकी जो पहला है क्या है आपका क्रोनिकल एज है, क्रोनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। इसके अलावा जो है क्या क्वेश्चन है आगे, उसकी जो है मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष उसकी जो है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बताई गई है। अब आपको जो एक फॉर्मूला भी मैंने बताया है कि आपको जो कैसे जो आप डिफाइन करेंगे किसी भी बच्चे का जो आईक्यू, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। A 5-year-old child mental age is 6 years. Then
हिज IQ विल बी, तो उसका जो IQ क्या होगा। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, मेरे यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आप इसको पॉज कर ले, उसके बाद आप कोशिश करें। यही आपका फॉर्मूला है, कई बार आपको मैंने पहले भी बताया, और वन लाइनर की जो मैंने PDF शेयर की उसमें भी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल गया होगा। तो MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए MA/MA क्या है आपके पास, मेंटल एज, तो मेंटल एज क्या है आपके पास 6 ईयर, क्रॉनिकल एज यानी कि CA क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास 5 ईयर। मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, तो हम सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे MA/CA, यानी कि मेंटल एज आपकी है 6 वर्ष और आपकी जो क्रॉनिकल एज है वो है आपकी 5 वर्ष। इसको मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो इसका कितना बनेगा, तो ये आप देख लीजिए। तो आपका जो है 20, 40, 60, 80, यानी कि अगर आप इसको सिंपल से सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जो एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं तो आपको ये परेशानी हो सकती है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करें तो 20 आ गया, और बाद में अगर 6 को आप मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो ये हो गया आपका 120। मैं इतने आसान तरीके से तब बता रहा हूं क्योंकि मुझे खुद भी मैथ नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से जो आप किसी भी बच्चे का IQ निकाल सकते हैं। दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक उसकी वास्तविक आयु, इंग्लिश में कहेंगे क्रॉनिकल एज, और दूसरी उसकी जो है मानसिक आयु, जिसे कहेंगे आप मेंटल एज। और फॉर्मूला आपने हमेशा ऐसे लिखना है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी आपका ये देखने को मिल सकता है। तो ये आपका इस तरह भी बिल्कुल सही होगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके साइंस फील्ड वाले हैं उन सभी को तो ये ऑलरेडी पता होगा, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने 30 कवर करने हैं और कम से कम समय में करने हैं, ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस तरह जो आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ऑप्शन अगर फर्स्ट देखें इसमें तो 120 का जो IQ आपका निकलकर सामने आ जाता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार द्वारा किया गया है। द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। आपके पास थिंकर दिए गए हैं, एरिक एरिक्सन, आपके पास चार्ल्स डार्विन है, BF स्किनर है, जॉन डेवी है। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके एक ही है जो आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को जो आपको प्रमोट या सपोर्ट करते थे, वो है आपके जॉन डेवी। जॉन डेवी की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो थ्योरीज है वो काफी जो है लर्निंग बाय डूइंग पे इन्होंने जो है काफी ध्यान दिया है। इनकी अलग से थ्योरी है, इसको आप गूगल पे सर्च करनी है। जॉन आपके जो डेवी है इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चाइल्ड सेंटर की इसमें बात की गई है। चाइल्ड सेंटर आपके कौन कौन से थिंकर थे ये आपको मैं जरूर बता देता हूँ। देखिए पहले तो आपके ऑप्शन अगर डी देखिए तो जॉन डेवी आपके है। इसके अलावा जो आपके है जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, मारिया मोंटेसरी जो आपकी विधि भी है, ये सभी आपकी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की ओर जो है प्रोत्साहित करते हैं या फिर उसको बढ़ावा देते हैं, इससे ये संबंधित है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश में भी आपको पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू गेट्स, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। आपका जो है मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर में एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ, वो आपका क्या कहलाएगा। अगर आप ऑप्शन इसमें जो सी देखें लर्निंग, तो यानी कि किसी भी चीज को सीखने से आपकी जो आदतों में परिवर्तन होगा, यानी कि आपके जो बिहेवियर में परिवर्तन होगा वो आपकी जो लर्निंग कहलाएगा। ऑप्शन अगर सी देखे तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन आपके डिटेल में बताने वाले हैं मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्नर द्वारा दिया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्नर। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो हॉवर्ड गार्नर ने जो आपकी जो कौन सी थ्योरी दी गई थी, ये मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन में कई बार करवाया है और आपको ये पता भी होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसमें से कौन सी जो है आपकी हॉवर्ड गार्नर द्वारा दी गई है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 फैक्टर थ्योरी, 1 फैक्टर थ्योरी ना कहकर मैं इसे कहूंगा सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी क्यों कहूंगा मैं इसको, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड आपके जो है कौन से जो है साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये थे आपके अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने हैं, उन्हें कहा जाता है सिंगल फैक्टर थ्योरी का जो है जनक। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 फैक्टर थ्योरी की मैंने पहले ही बात करी है। 2 फैक्टर आपको मैंने बता दिया, जी और एस 2 ये फैक्टर थे। स्पेयरमैन ने ये थ्योरी दी। ऑप्शन अगर आप बी देखे, ऑप्शन अगर आप सी देखे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि हिंदी को भी मैं बता देता हूं। देखिए एक कारक सिद्धांत यानी कि सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड, दूसरा आपके पास है द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने, उसी तरह तीसरा आपके पास समूह कारक सिद्धांत जिसे कहेंगे आप
ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ये किसके द्वारा, ये थर्स्टन द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट है, सभी लॉजिक आपको मैं साथ साथ बता के चल रहा हूँ। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे सभी ऑप्शन को लेकर, तो आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। आने क्वेश्चन यही, अगर आप थोड़े से ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल यही आने वाला। बाकी एग्जाम के बाद आप वापस इस वीडियो पे आइएगा और मुझे बताइएगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके नहीं आए तो मैं पढ़ाना आपका जो है छोड़ दूंगा। अगर आपके पास बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, हॉवर्ड गार्नर द्वारा जो है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, यानी कि बहुप्रतिभा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, उस व्यक्ति को जो है बहुप्रतिभाशाली है, यानी कि उसको जो गाना भी आता है, नाचना भी आता है, ड्राइविंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है। इस तरह के जो है वो क्या है, जो क्या कहेंगे आप, इंद्रियकरण, उसको जो है उसकी जो इंद्रिया है इतनी ज्यादा जो कैपेबल है, इतनी ज्यादा जो एक्टिव है कि वो एक साथ जो 2 से 4 काम भी कर सकता है। तो ये आपका जो है, आई होप आप समझ गए, मल्टीपल इंटेलिजेंस से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो उसके पास जो है बहुत सारी प्रतिभा है, इसी कारण जो है इसको जो कहा गया है बहुप्रतिभा सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे बात बहुबुद्धि सिद्धांत ना पूछे, आपसे पूछा जाए बहुप्रतिभा सिद्धांत, तो आपने इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। इंग्लिश में आपका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस ही लिखा होगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, हॉवर्ड गार्नर ने। ग्रुप फैक्टर आपकी थर्सन द्वारा, टू फैक्टर थ्योरी की मैं बात करूं स्पीयरमैन द्वारा, सिंगल फैक्टर आपका जो अल्फ्रेड बिन है। आई होप इससे चारों क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या था इसका, कि आपकी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई, तो हॉवर्ड गार्नर द्वारा ये दी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल could be take line for which of the following। देखिए ये बात की गई समावेशी शिक्षा की, तो इसमें ज्यादा मैं समय आपका खराब नहीं करूंगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई कि सभी के लिए जो समान तरह का जो है उनको जो है इन्वायरमेंट प्रदान कराना, ये आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है एक ही पार्ट है। ऑप्शन अगर भी देखिए तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। डिस्कैलिकुलिया नामक अधिगम अक्षमता संबंधित है। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसेबिलिटी नेम डिस्कैलिकुलिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिस्कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, डिस्कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेशन के साथ इसको जो आप दीजिए, और कैलकुलेशन किसमें होगी आपकी, तो ये होगी मैथ में यानी कि गणित में। तो डिस्कैलिकुलिया किससे संबंधित है, तो ये आपका गणित संबंधी विकार या फिर मैथमेटिकल डिसऑर्डर से ये आपका संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप जो है ऑप्शन सी देखें, रीडिंग डिसऑर्डर, तो रीडिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, तो लर्निंग डिसऑर्डर में आएगा। तो ये आएगा आपका जो आपका डिस्प्लेक्सिया है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर है अलग से वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में ढूंढनी है आपको है, मटेरियल आपको सभी प्रोवाइड मैंने करवाया है, पढ़ना आपका काम है। अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से जो क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास पठन संबंधी मैंने आपको बता दिया, इसी तरह आपका डिस्ग्राफिया भी होता है। डिस्ग्राफिया ग्राफ से आप याद रखेंगे, ग्राफ में पैराग्राफ में आपकी जो राइटिंग स्किल आपकी देखी जाती है, पैराग्राफ राइटिंग, तो राइटिंग स्किल से आपका जो संबंधित है डिस्ग्राफिया जो कि लर्निंग डिसऑर्डर है वो है लिखने संबंधी। तो राइटिंग स्किल को जो आपका डिसऑर्डर होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वो परीक्षण कहलाता है। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह परीक्षण कहलाता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When a test measure an individual ability consistently and accurately, then that test is known as, तो वो किस तरह का जो टेस्ट कराएगा वो आपका रिलायबल कहेगा। रिलायबल क्यों कराएगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ सर्च है, यानी कि अगर आप जो उस टेस्ट को बार बार भी करेंगे तो आपके सेम आपके जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसके जो रिजल्ट में किसी भी तरह का जो आपके चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है उसको वो एक रिलायबल है, क्योंकि उसको जो है उसने जो है व्यक्ति परीक्षण के आधार पर उसको जो है किया गया है। रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी इज अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे चलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अगर आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको पता है कौन से जो वस्तु टाइप क्वेश्चन आपके कहलाएंगे। ऑप्शन आपके पास दिए गए ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें आई होप ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके, या तो ट्रू और फॉल्स होगा या राइट और रॉन्ग होगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, या फिर एमसीक्यू में होगा, यानी कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ
4 ऑप्शन के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके कैसे हो सकते हैं, ये मिलान करने के लिए, मैचिंग के लिए आपके आ सकते हैं। इसके अलावा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह के आपको मैं बता रहा हूँ यही मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें फिल करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो ये एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 है आपके पास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये कहाँ की जानी चाहिए, तो ये आपको जो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताने वाला। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखें तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा, अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो ये समावेशी शिक्षा की ही बात की गई है। जो आपके विकलांग बच्चे हैं उनको भी जो है सामान्य जो स्कूलों में जो है पढ़ने का जो अवसर प्रदान किया जाए। हालांकि उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जा सकती है, उनको आगे बिठाया जाए। उनकी जो अक्षमता है उनको अक्षमता के आधार पर जो उनको थोड़ा सा जो होमवर्क में भी जो है थोड़ी सी कमी दे सकते हैं, या फिर उनको जो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह का जो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का ही एक जो ये मुद्दा है, क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया जाता है। तो यह इस एक प्रकार है। तो ये किसका एक प्रकार है, देखिए, ए कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न बाय अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। देखिए, ये लर्निंग का जो टाइप पूछा गया आपसे, क्वेश्चन आपके पूछ गया पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए, दो बातें आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि एक जो है विद्यार्थी है उसको जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है उपयोग कर रहा है उन चीजों को, उन अवधारणाओं को जो उसने साइंस की क्लास में सीखी है। लेकिन जो है ये एक आपका जो है ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर जो है आपको जो है पुरानी चीज से किसी नई चीज को सीखने में जो है सहायता मिलती है तो वो आपकी होगी पॉजिटिव लर्निंग। तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगी, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी कि जो चीज आपने पहले सीखी है वही चीज आपको नई चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है, वो आपकी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। अब इसमें थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगी, मान लीजिए आपने एक साइकिल सीखा और उसके बाद आप गाड़ी सीखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ना नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, वो बिल्कुल आपका जीरो है। यानी कि वो साइकिल आप अपनी जगह सीख रहे थे और गाड़ी आप अपनी जगह सीख रहे हो। तो साइकिल सीखने से गाड़ी सीखने का जो है कोई भी आपके जो है लर्निंग इफेक्ट नहीं होती, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि शून्य अधिगम स्थानांतरण। अगर जो आपने साइकिल सीखा, साइकिल सीखने के बाद आपको जो है मोटर बाइक आप सीखते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है साइकिल सीखने से, आप बैलेंस आप बनाना सीख लेते हैं, तो आपका पॉजिटिव आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगी। इस तरह के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन, ऑप्शन आपके पास दिए गए, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जेंडर डिफरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो आपके पाए जाते हैं, वो बुद्धि में भी आपके पाए जाएंगे, यानी कि इंटेलिजेंस में भी पाए जाएंगे, एटीट्यूड में भी पाए जाएंगे और एप्टीट्यूड में भी पाए जाएंगे। जनरल डिफरेंस, ये सभी यानी कि आपका जो ऑप्शन डी देखे तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे वो मानसिक तौर पर है, चाहे वो जो है आपकी जो है आकार या फिर उसकी हाइट होगी या फिर उसका वेट हो गया, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे वो मेंटली है या फिर आपका जो फिजिकली है। जितने भी आपके जो आपको साइकोलॉजिकल जो आपका जो तथ्य है उन सभी के अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह से एक दूसरे से जो है समान नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से आपकी जो है हमेशा भिन्न ही रहते हैं। तो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बालक की मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है। देखिए, अगर मानसिक आयु 7 वर्ष है और आपकी जो है मेंटल एज भी 7 वर्ष है और क्रोनिकल एज भी 7 वर्ष है, तो उन दोनों की जो है क्या कहा जाएगा, उसे किस वर्ग में रखा जाए, ये पूछा गया है आपके पास। क्या वो सामान्य बुद्धि है, यानी कि बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, अबव नॉर्मल इंटेलिजेंस, या फिर जीनियस। देखिए, बुद्धि लब्धि की अगर मैं बात करूं तो 90 से 110 सामान्य बुद्धि लब्धि आपकी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना। लेकिन टर्मन ने जो सामान्य बुद्धि लगी आपकी जो है 100 से 110 के बीच का ही है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ वापिस सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110, यानी कि अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु भी वही है और क्रोनिकल एज भी वही है, मेंटल एज और क्रोनिकल एज दोनों वही है, तो आपका किस में रखा जाएगा, सामान्य बुद्धि में। तो सामान्य बुद्धि को कहा जाता है नॉर्मल इंटेलिजेंस। विशिष्ट बुद्धि होगी आपकी 140 से ऊपर। इसके अलावा जो है आपके नीचे वो चलते हैं जिन्हें कहा जाता है आपका बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, यानी कि 90 से जिनकी कम होगी वो आपके बिलो में आ जाएंगे। बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस 70 से 90 के बीच ही होता है। तो आई होप आपको, बाकी मैंने ये आपको निकालना बता दिया है किस तरह से आप इसको निकालेंगे। आगे चलते, क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देते क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है।
अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखिए, निम्नलिखित इनमें से क्या एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिफ्टेड लर्नर? तो इसकी जो क्या होती है विशेषता, तो यदि कक्षा की जो गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस करता है, या फिर वो आपका जो ऊब भी सकता है। तो ये एक प्रतिभाशाली यानी कि जिनका जो 140 से ऊपर का जो IQ लेवल है, उनकी ये बात की गई है कि अगर उनको जो चुनौतियां नहीं दी जाए, समस्या उनको नहीं दी जाए, तो वो जो क्लास में क्या है वो ऊब सकता है, बोर हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही होगा। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, तो उसकी जो क्या विशेषता है ये आपने डायरेक्ट माइंड में याद रखना है। He can feel understimulated and bored if the class activity are not challenging enough। तो ऑप्शन अगर बी देखें तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, TAT इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग। तो ये आपका है TAT जो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, ये किसको मेजर करने के लिए होता है? तो ये आपका पर्सनैलिटी होता है। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। ऑप्शन अगर फर्स्ट देखिए पर्सनैलिटी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। हिंदी में इसको कहेंगे आपका व्यक्तित्व। ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बाकी स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर ये है 16 और ये 2020 का दिसंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है TGT आर्ट्स का। इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है कौन सी जो एक्टिविटी ये सत्य नहीं है, तो ये डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द स्टिमुलेशन। तो विकास उकसाने या बढ़ावे की जो है आपकी बढ़ावे से नहीं होता है। ऑप्शन 20 में बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में विकास की गति एक दूसरे से व्यक्ति में अलग अलग होती है। देखिए विकास की जो गति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस की ये बात की गई है। तो ये किस तरह से होगी, तो ये सिक्वेंटली एंड ऑर्डरली। ऑप्शन अगर डी देखिए तो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है, किसी ना किसी स्ट्रीम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये किससे है, तो ये आपका है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हिंदी में इसमें लिखा है आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इसमें दिया हो सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसके द्वारा लिखी गई? द फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी वाज रिटन बाय विलियम जेम्स। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने। और उस बुक का आपसे कई बार हो सकता है नाम पूछा जाए, तो बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। विलियम जेम्स ने ये पुस्तक लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 यानी कि 1890। 1890 में जो ये इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? विलियम जेम्स द्वारा। पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आपकी मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है, विलियम जेम्स द्वारा इसको लिखा गया। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये भी एक जो पुस्तक है, ये भी किसी ने लिखी है, हल द्वारा ये लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, शायद ये 2017 के टैट में ये क्वेश्चन शायद देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो आपको फादर ऑफ बिहेवियर वर्ड्स आपके JB वॉटसन आपके कहलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, ये हल ने लिखी है। तो बिहेवियर से ही मुझे याद आया कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपके जो है JB वॉटसन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। आनुवंशिकता के असली वाहक यानी कि द रियल कैरिज ऑफ हेरिडिटी। तो रियल कैरिज ऑफ हेरिडिटी आपके कौन होते हैं, तो ये आपके जीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की गई, किसके द्वारा दी गई? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ऑप्शन अगर देखिए आपके ऑप्शन है पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और हल। सबसे पहले पेवलोव को पकड़ते हैं। पेवलोव ने कौन सी थ्योरी दी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो है स्टिमुलस और आपका जो नेचुरल स्टिमुलस, इन दोनों के ऊपर प्रयोग किया था आपके डॉग के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी मैंने अलग से वीडियो क्लास करवाई है, प्लेलिस्ट में आपको जो थ्योरी वाली क्लास मिल जाएगी। अगला आपके पास ऑप्शन दिया गया स्किनर। स्किनर की अगर मैं बात करूं तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी रीइंफोर्समेंट की जो इसने इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया था। अगला है आपके पास थॉर्नडाइक। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये आपकी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो सिंपलेस्ट आपका जो फॉर्म ऑफ लर्निंग है उसके ऊपर जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि आपको जो बार बार अपनी गलतियों को जो है दोहरा के आप जो धीरे धीरे उन गलतियों को कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका थॉर्नडाइक। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये आपकी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई। इसके अलावा जो आप है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चले, अगला आपके पास उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। तो ये आपका है द नेम ऑफ थ्योरी विच एडवोकेट सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जो एकदम से सूझ द्वारा जो सूझबूझ का जो सिद्धांत है आपका यानी कि इनसाइड थ्योरी, ये आपकी इससे संबंधित है। इसमें अचानक से जो आपको जो आइडियाज आते हैं और उस आइडियाज के द्वारा जो आप समस्या का समाधान करते हैं, तो इनसाइड थ्योरी से संबंधित आपकी कॉलर थे। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये प्रत्यक्षीकरण का जो सिद्धांत है उससे भी आपकी ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द टीचर टोल्ड रीता दैट शी इज नॉट अलाउड द
participate in games period as she has not completed her homework. It is एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि क्या कह रही है, शिक्षक जो है रीता से कहा कि उसने गृह कार्य अपना पूरा नहीं किया, इसीलिए उसे जो है खेल की जो कक्षा होती है जिसे आप पीटी का पीरियड भी कहते थे, पीटी के जो पीरियड है उससे जो वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण है किसका है, तो ये आपका एक दंड है उसको कि उसको जो है खेल से वंचित रखा गया है। अगला प्रश्न आपके पास, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये आईडी है, इसमें जो है व्यक्ति अपने प्लेजर के लिए, अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने पहले ही बनाई है और मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने कहा है कि इस वीडियो को एक बार देख लो, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये नहीं देखी है, मिनिमम स्टूडेंट नहीं देखी है। अभी इस वीडियो के बाद कितने स्टूडेंट उस वीडियो को देखते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा जरा आपकी कितने लोगों ने इस वीडियो के बाद जो है उस वीडियो को देखा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से इंपॉर्टेंट है। इसमें बाकी के ऑप्शन अगर देखें तो कंसिस्टेंट थिंकिंग आपकी आ गई, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग आ गई, इसके अलावा कन्वर्जेंट आपकी थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी है, इसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की ही अपोजिट होता है आपका जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। बाकी जो है कंसिस्टेंट थिंकिंग ये आपको पता है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो लर्निंग को जो है किससे अलग नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को जो पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे नहीं किया जाता, ये आपके सोशियो कल्चर जो थ्योरी से रिलेटेड आपके वाइगोत्स्की थे। तो इसमें जो अगर आप ऑप्शन डी देखें तो उसके सामाजिक संदर्भ से, तो ये थोड़े से आपको जो लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका किससे संबंधित था, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट से संबंधित था। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम बिकॉज मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, परसेप्शन एंड अटेंशन प्रोसेस इट्स सोशल कंटेक्स्ट। तो ये आपकी जो है वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज नॉन एज। ये किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा एसिमिलेशन। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। और ये एसिमिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है आपका, और कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूं, कॉग्निटिव हो गया आपका, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर। तो ये 3 तरह के डोमेन्स, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इससे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे कवर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर जो है मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ एक स्टेटमेंट है, किसने दी है, तो आपके वुडवर्थ द्वारा ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वीडियो काफी लंबी लग गई है। विनने समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो ये कौन कौन से, तो मूल्य और विश्वासों का जो अर्जन है, यानी कि एक्वायरिजेशन, वैल्यू एंड बिलीव, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहले आपके पास एक्वायरिंग वैल्यू एंड बिलीव, यानी कि मूल्य और विश्वासों का अर्जन। सेकंड है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सिखाना, यानी कि लर्निंग द कस्टम एंड द नॉर्म्स ऑफ कल्चर। थर्ड है आपके पास समाज के मानदंडों का अनुकूलन, यानी कि आपका जो है एडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स। ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दी हो, तो ऑल ऑफ दी हो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे ने शेषावस्था को कहा है, तो सबसे पहले बात पियाजे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था है पियाजे द्वारा आपकी दी गई है। इसमें जो क्या पूछा गया है कि शेषावस्था को क्या कहा है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी 0 से 2 ईयर की होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने वीडियो में भी बताया है। हिंदी में इसी को कहेंगे आपके संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी जिसकी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 ईयर है। और इसके अलावा इंग्लिश में इसे कहेंगे प्री ऑपरेशनल से, कई बार मैंने इसको आपको बताया भी है। 7 से 11 ईयर होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, हिंदी में कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से अबव जो आप हो जाते हैं उसे कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहला प्रश्न है कि 4 अवस्थाएं आपसे पूछी जा सकती है कि कितनी एज किस किस की है। दूसरी बात है कि किसने दी है ये चारों, दी आपकी जीन पियाजे द्वारा। तो ये किससे संबंधित है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे द्वारा बताई गई है। तो ये क्वेश्चन पूरे आपके 30 हो गए। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि बेहतर आपको जो है प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की इस जो क्लास में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मैं जो दूसरे क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ सॉल्व कर सकता हूं, बस आपके लिए एक टारगेट है। टारगेट क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर ये ज़्यादा आपकी जो है स्टूडेंट इसके ऊपर जो है आपके कमेंट करते हैं, ज़्यादा से स्टूडेंट्स इसके साथ जो जुड़ते हैं, अधिक जो इसमें व्यू आते हैं कंपेरिजन पिछले कुछ दिनों के,
तो आपके लिए जरूर इस तरह की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपका काम है अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी आपका जो है, इसके अलावा जो है आप जो है अपने जो एजुकेशनल ग्रुप है उसमें भी जो है इस वीडियो को आप डाल सकते हैं। अगर आपका जो पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा आपके लिए जो है रेगुलर इस तरह की क्लासेस अवेलेबल है। बाकी मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ, मैं दावा करता हूँ हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी कोचिंग सेंटर, चाहे आप जो कोई पेड आप कोर्स पेड कर लीजिए या फिर आप जो कोचिंग सेंटर में आप जाकर वहां पढ़िए, इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। इतनी चीजें जितनी मैंने आज इस वीडियो में कवर की है वो चीजें आपको जो है धीरे धीरे 8 से 10 दिन में वो लोग करवाते हैं और बाद में आपसे पैसे भी लेते हैं। आपको ये सभी मटेरियल फ्री में मिल रहा है। आपके लिए और भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्लास में हम देखने वाले हैं आपका जो साइकोलॉजी जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखेंगे। पहले भी हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए है, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमने कवर किया है। आपको जो है प्लेलिस्ट में अलग से एक फोल्डर मिल जाएगा, स्पेशल एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से, उसमें जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, समय आपका जो व्यर्थ नहीं करेंगे। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है, तो आपका अहम केंद्रित कहाँ होता है? इंग्लिश में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पियाजे इगोसेंट्रिक इज, तो इगोसेंट्रिक और आपका जो वर्ड है इगोसेंट्रिक आपका जो है केंद्रित होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ऑप्शन अगर आप इसका सी देखें थर्ड, ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो लर्निंग पॉइंट विद शुभम के नाम से एक फेसबुक पे मेरा पेज है, उस पेज पे जाकर जो इसको जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से भी इसमें जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बात और आपको यहाँ ध्यान देनी है, पियाजे की अहम केंद्रित की बात की गई है, तो पियाजे की 4 अवस्था मैंने आपको पहले ही बताई है, और जितनी भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस आपकी जो पियाजे द्वारा बताई गई है उन सभी को मैंने है नोट्स में आपको पहले ही इंक्लूड करवा दिया, और कई बार ये भी आपको मैंने बताई भी है। मैक्सिमम जो है कई स्टूडेंट ने रेगुलर कमेंट किया, उनका ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले। डायरेक्ट यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो आपको अभी देखने को मिल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, और मैंने आपको ऑलरेडी वो करवाया है। तो अगला प्रश्न आपके पास है, अगर आप देखें तो आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रेंज फ्रॉम, देखिए ये किसकी बात की है? मानसिक विकास की मूर्त अवस्था, जो आपकी मूर्त संक्रिय अवस्था है, ये वही अवस्था है जो पियाजे ने दी है, 4 स्टेज दी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये ऑलरेडी मैंने करवाया है। तो इसमें पूछा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो आप सभी को पता है कि आपके 0 से 2 ईयर की अगर मैं बात करूं तो वो होगी आपकी, इसमें देखिए ऑप्शन अगर फर्स्ट देखे बर्थ टू 2 ईयर, जो पहला ऑप्शन है वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज का आ रहा था। ऑप्शन अगर सेकंड देखें अबाउट 2 to 7 ईयर, तो यानी कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो कहलाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन अगर सी देखें आप 7 to 11 ईयर, ये कहलाती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मानसिक विकास की मूर्त अवस्था जो सामान्यतः किस आयुक्त को शामिल किया जाता है या किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है 7 से 11 वर्ष। बाकी जो ऑप्शन डी भी हम देख लेते हैं, अबाउट इसमें जो है 12 to आपका 15 ईयर है, ये तो आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, ये आपको सभी मैंने पहले ही करवाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले इंक्लूड करवाया। बाकी एचपी जो आपके टेट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ऑल पीडीएफ अवेलेबल है, स्पेशली आज स्टूडेंट के लिए। अगर आप लेना चाहें तो 250 रुपीज उसका मिनिमम अमाउंट है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 9817783916 ये है गूगल पे नंबर, और यही है आपका व्हाट्सएप नंबर। गूगल पे के द्वारा आप जो इस अमाउंट को पे कर सकते हैं, और ऑल पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ साइकोलॉजी की आपको लेनी है तो साइकोलॉजी की आपको है 65 रुपीज का इसका अमाउंट है, 65 रुपीज आपको पे करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो भेज देना। ये सभी क्वेश्चन जो आप आज करने वाले हैं या जो आपके जितने भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रहते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 15 आपके डायरेक्ट आने वाले, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि डायरेक्ट आपके 20 या 25 क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं उन नोट्स में। नोट्स में 400 क्वेश्चन है, जिनको मिल गया उन सभी को ये ऑलरेडी पता है। बाकी आपको जो पेमेंट मेथड यही है, गूगल पे आपको इस नंबर पे करना है। बाकी व्हाट्सएप पेमेंट भी अवेलेबल है अगर आप करना चाहें। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए लगा है डीपी पे, वहां पे भी क्यूआर कोड आप स्कैन करके जो पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग करना चाहे कोई तो मैसेज कर दीजिएगा, उसको अकाउंट नंबर जो है वहीं पे मिल जाएगा। वापिस आते हैं अपने पे, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन के लिए जो है सहायक है? इंग्लिश में ये हमने पढ़ लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो स्पेशल नीड में जो आपकी हेल्प होगी तो वो किससे होगी? केस स्टडी मेथड। ऑप्शन अगर आप डी देखें तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार ये आपको करवाया है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को जो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। Who said heredity is a sum total of involved individual traits? तो ये किसने कहा है कि who said heredity is a sum total of involved individual traits? हिंदी में फिर से पढ़ देता हूँ, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये किसने कहा था कि डगलस एंड हॉलैंड, बीएन झा, पीटरसन और वुडवर्थ। ऑप्शन ए है डगलस एंड हॉलैंड, ऑप्शन बी है बीएन झा, ऑप्शन सी है पीटरसन, ऑप्शन डी है आपके पास वुडसन। ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरह से आप जो है इसमें अपने राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने वो पीडीएफ पढ़ी और उस पीडीएफ के बाद जो है आप जो है इसका राइट आंसर दे पाते हैं या फिर नहीं। अगला प्रश्न है कि वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रम आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट में जो है एक हमने 2018 या 17 का जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर, उसमें भी मैंने आपको बताया जो आपकी मानसिक आयु है, मानसिक आयु को बोला जाता है मेंटल एज। तो इसको ऐसे लिखा जाता है एम में, और दूसरा लिखा गया है कालानुक्रमिक आयु यानी क्रोनिकल एज, जो आपका क्रोनिकल ऑर्डर होता है, यानी कि जो आपकी वास्तविक आयु है क्रोनिकल एज, इंग्लिश में कहेंगे क्रोनिकल एज, CA, इस तरह से। और इसके अलावा जो इसको निकालने का फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। ये मैंने आपको कई बार कई वीडियो में बताया है। तो ये भी आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि आपके जो IQ लेवल का जो फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें क्या पूछा गया कि अगर किसी बच्चे की जो मानसिक आयु उसकी आयु से कम है। देखिए ये मैंने कई बार आपको निकालना बताया, इसमें इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें आंकड़े नहीं दिए गए, हम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलेंगे। देखिए अगर जो है किसी जो है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि किसी की मानसिक आयु है उसकी कालानुक्रम आयु से कम है, तो यानी कि जो उसकी जो मेंटल एज है वो आपकी क्या है, मेंटल एज उसकी जो ज्यादा है और उसकी जो क्रोनिकल एज है उसके हिसाब से जो बुद्धि कम है। इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, ये मान के चलिए कि मेंटल एज आपकी 8 साल है और क्रोनिकल एज आपकी 10 साल है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर उसकी कम है तो वो बच्चा कैसा कहलाएगा। अगर इसको हम इस तरह से कर लेते हैं तो ये आपका यहाँ 10 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 80। तो ये मैंने करना नहीं था, ये काफी लंबी हो जाएगी फिर वीडियो, इतना स्पेस मेरे पास फोन में नहीं है अवेलेबल। चलो देखते हैं कहां तक ये वीडियो बन पाती है, कोशिश करेंगे जल्दी करने की। अब देखिए IQ आपका बच्चे का आ गया है, कितना आ गया 80 आ गया है। उसकी जो मेंटल एज कितनी रखी हमने 8 ईयर रखी और उसकी जो है क्रोनिकल एज कितनी रखी, तो ये आपकी 10 ईयर रखी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 सीधा आपका यहां से ये चला गया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास IQ कितना आ गया 80। अब देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य जो बुद्धि होती है यानी कि आपका जो नॉर्मल IQ होता है वो कितना होता है 90 से 110, ठीक है। लेकिन टर्मन इसको 100 से 110 में आता है, उसको छोड़ दीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 90 से 110 आपका जो है सामान्य। बाकी अगर बात करें 140 से ऊपर आपके जो विशिष्ट वाले होते हैं, इसके अलावा जो 90 से नीचे होते हैं वो थोड़े से मंदबुद्धि होते हैं लेकिन वो मेंटली रिटायर्ड नहीं होते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यानी कि 90 से जो इनका जो IQ नीचे है यानी कि 80 है, उसकी जो कालानुक्रम जो आयु थी 10 वर्ष, उससे जो है उसकी मानसिक आयु जो है कम है, यानी कि वो आयु में तो बड़ा है लेकिन जो उसकी जो मेंटल एज है, जो उसकी यानी कि मानसिक जो उसकी जो क्षमता है वो उसकी आयु से थोड़ी पीछे चल रही है। तो उसका IQ जो है उसका सामान्य से थोड़ा कम हुआ, तो सामान्य आपका 90 है, सामान्य से कम कितना हुआ आपका तो 80 है। इस तरह से इसको आप लेकर चल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, हालांकि इस तरह के आंकड़े इसमें नहीं दिए गए लेकिन आंकड़े यही है, इसी तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो वो आपका चाइल्ड किस तरह का होगा, ऑप्शन इसमें दिए गए, लर्निंग डिसेबल, नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल आपकी जो है 90 से 110 के बीच होगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन मैंने आपको बता दिया 140 से ऊपर आपका जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा, यानी कि प्रतिभाशाली बालक। नॉर्मल यानी कि सामान्य बालक, सामान्य बुद्धि लब्धि वाला, ये विशिष्ट लब्धि वाला। इससे नीचे वाले हो गए आपके मन बुद्धि वाले। तो इंपॉर्टेंट है 70 से 80 के बीच आपका ये मन बुद्धि है, इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 दिया गया है, निम्न में से शब्दों को न पहचाना किस प्रकार की अधिगम क्षमता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करवाया है, आपको जो है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनी है लर्निंग डिसऑर्डर की, उसके भी आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी का फोल्डर बना है, उसमें सभी टॉपिक इंक्लूड किए हैं जितने मैंने आपको करवाने थे, इंपॉर्टेंट करवा दिया। बाकी हम डिस्कस कर रहे हैं आज के क्वेश्चन पेपर। तो इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड
इज विच काइंड ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें बताया गया कि अगर आप जो शब्दों को नहीं पहचान पा रहे तो वो आपका किस तरह का जो लर्निंग डिसऑर्डर होगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है डिस्ग्राफिया, क्या ये सही है? आप बता सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा। ऑप्शन बी है आपके पास डिस्कैलिकुलिया, आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिएगा, क्या ये डिस्कैलिकुलिया होगा या फिर डिसलेक्सिया होगा। ऑप्शन सी है आपके पास डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया आपका जो इस तरह से लिखा गया है डिसलेक्सिया। इसमें जो है आपने जो क्या करना है, इसमें आपने स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, एप्रेक्सिया इस तरह के सेम देखने को मिलते हैं। वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया कि कौन कौन से डिसऑर्डर आपके किससे संबंधित है। लेकिन जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए आपके पास, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलिकुलिया, डिसलेक्सिया और चौथा दिया है आपके पास नन ऑफ दीज। इसमें से आपका एक सही है। इसमें आपने बताना है शब्दों को ना पहचान पाना कहलाता है डिसलेक्सिया, तभी ये मैंने लिखा ताकि आपको जो है थोड़ा सा इसको पहचानने में आसानी हो। तो डिसलेक्सिया आपको है शब्दों को ना पहचान पाने की जो ये अक्षमता है, ये डिसऑर्डर है, ये आपका जो ये चाइल्ड में होता है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन जो है बाकी के भी देख लेते हैं। ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखे, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है आप देख लेना। तो ये डिस्ग्राफिया सबसे पहले लिखा है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया ग्राफ, पैराग्राफ में कहा कि राइटिंग स्किल, तो ये आपके हस्तलेखन से संबंधित है। तो जो आपका डिस्ग्राफिया है तो वो आपका हस्तलेखन अक्षमता यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर से आपका वो मैच करता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने फैक्ट याद रखना है। अगला ऑप्शन अगर बी देखे तो ये है डिस्कैलिकुलिया, डिस्कैलिकुलिया कैलकुलेशन, कैलिकुलिया जो लास्ट का है उसको आप कैलकुलेशन के साथ इसको जो है मैच करने की कोशिश कीजिए। तो ये डिस्कैलिकुलिया आपका किससे है? कैलकुलेशन होती है आपकी मैथ में, तो ये मैथमेटिकल आपका डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पढ़ने की जो अक्षमता है यानी कि जो आपके नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड, जो शब्दों को जो पहचान नहीं पा रहा है, तो ये आपका होगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन अगर सी देखें बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन बाकी भी आपको मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा अगर आप थोड़े से उलझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो जेबीटी जो एंट्रांस है, जेबीटी एंट्रांस में इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, तभी ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? तो आपका जो कौन नहीं है, तो स्टैंडर्ड जो डिवीजन होता है, डेविएशन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यानी कि मानक विचलन होता है, वो आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है। बाकी मीन, मीडियम और मोड, ये तीनों आपके जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से जो संबंधित है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ दी सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन, मीडियम और मोड। और कौन नहीं होता है? नॉट रिलेटेड टू बी मेजर ऑफ दी सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपका जो है मैथ की साइड को चला गया, आर्ट्स वालों को ये समझ नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कई बार पढ़ा है। प्रत्यक्षीकरण का जो है किसने दिया था सिद्धांत? गेस्टालवादी विचारधारा ने। गेस्टालवादी विचारधारा से कौन थे? वर्दिमर, कोहलर और कोफा, ये तीनों थे। ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। बाकी थ्योरी से रिलेटेड वीडियो भी अलग से बनी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी के इंपॉर्टेंट के आपको लिंक भी मिल जाएंगे, उसमें भी आप जाकर देख लेना। अब देखिए ऑप्शन आपके पास क्या दिए गए, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला प्रश्न आपके पास वर्दिमर, दूसरा है आपके पास ऑप्शन बी हल, सी है वॉटसन और आपका डी है थोलमन। तो ये आपका इसमें से कौन सा होगा? तो आपने मैंने अभी जो कहा गेस्टालवादी विचारधारा से कौन थे? वर्दिमर, कोहलर और कोफा। तो इन्होंने दिया था आपके प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत यानी कि आपकी जो है इनसाइड थ्योरी। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिया है वर्दिमर, तो ये आपका बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। कमेंट करेंगे आपको ये क्वेश्चन जो है मैंने कितनी बार करवाया है, आई होप आपको पता ही होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सभी को तो ऑलरेडी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द स्कूल ऑफ द बिहेवियरिज्म फोकस ऑन स्टडिंग, यानी व्यवहार में निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल दिया जाता है? व्यवहार में जो किस तरह के जो है व्यवहार पर बल दिया जाता है, तो व्यवहार में हम क्या देखेंगे? व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी के बाहरी जो बिहेवियर को। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है ओवर्ट बिहेवियर ओनली, तो ओवर्ट बिहेवियर ओनली ही हम इसमें जो है मेजर कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल में इसको मैं नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं, काफी जो है लंबा क्वेश्चन पेपर है। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर, अगर आप 12 देखिए, बाकी 10 और 11 मैंने इसमें छोड़ दिया है, ये थोड़े मैथ से रिलेटेड है आपके। क्वेश्चन नंबर 12 है शैक्षणिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? व्हाट आर द फील्ड नॉट कवर्ड इन को स्कूलिस्टिक इवैल्यूएशन। तो को स्कूलिस्ट आपकी जो इवैल्यूएशन है उसमें कौन सा जो आपका जो है कौन सा इसमें जो है कौन सी फील्ड इसमें जो है कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड है, तो कौन सी नहीं है? तो ये आपकी शैक्षिक इसमें जो विषय होगा यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट, ये आपकी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखें तो बाकी के ऑप्शन है सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा ह्यूमन वैल्यू, हेल्थ एंड क्लीननेस, तो ये सभी विषय है। कौन सा नहीं है? तो एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट है ये आपकी इसमें जो है
शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, किसकी बात की जा रही है? इवेल्यूएशन, कोस्ट स्कॉलास्टिक इवेल्यूएशन की। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। देखिए तो इवेल्यूएशन क्या है? तो इवेल्यूएशन क्या है? तो इवेल्यूएशन आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से ये हो सकती है। तो ऑप्शन इसमें जो सी देखे, बोथ ए और बी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। कहावत है कि क्या कहावत है? अंगूर खट्टे हैं से संबंधित है। ग्रेप्स आर सोर, ये एक कहावत है, एक ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है, ये आपकी क्या है? ग्रेप्स आर सोर, इट्स रिलेटेड टू, ये किससे आपको जो दर्शा रहा है? क्या ये आपका जो रिग्रेशन है, एग्रेशन है, कंपेंशन है, या फिर आपका रेशनलाइजेशन है? तो ऑप्शन अगर डी देखे रेशनलाइजेशन यानी कि प्रतिपायन है। तो ये आपका क्या होगा? प्रतिपायन है कि अंगूर खट्टे हैं कि कोई बात नहीं, अगर उस तक पहुंच नहीं पा रहे तो बाद में जो है किसी तरह जो अपने को मना लेना, तो ये आपका प्रतिपायन है कि कोई बात नहीं, ये वैसे भी खट्टे थे तो मुझे नहीं खाने। हो सकता है कुछ लोग कहे कि मुझे तो खाने हैं, लेकिन मुझे तो सच्ची में नहीं खाए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। असेसमेंट ऑफ द लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपका जो इसमें कौन सा नहीं आएगा? नीड ऑफ द स्टूडेंट्स आपका आएगा, लर्निंग स्टाइल ये आपका इसमें नहीं आएगा, मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट ये भी आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट ये भी आएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा? लर्निंग स्टाइल, अधिगम का तरीका। हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी वालों को हो सकता है समझना है कि कौन सा जो अधिगम आकलन में जो नहीं आता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता आती है, आकलन करने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता है, तो ये जाहिर सी बात आएगी। इसके अलावा जो अधिगम का जो तरीका है ये नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन बाकी के देख लेते क्या क्या आएगा, उससे आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। विद्यार्थियों की त्रुटि, जी हाँ, अगर आप आकलन करें तो उनकी त्रुटियों को भी आपको देखना होगा, उनकी त्रुटियों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, कितनी त्रुटियां हैं कितनी नहीं है, तो ये भी आकलन का एक जो हिस्सा है। विद्यार्थियों की क्षमता को भी देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप आकलन कर रहे हो और आप जो है उनकी जो बुद्धि लब्धि की बात अगर मैं करूँ, उनकी जो मानसिक क्षमता है जो उनकी एज के हिसाब से होती है, और किसी बच्चे की जो आपका सिलेबस आपका जो इंक्लूड किया जाता है किसी भी जो क्लास के लिए, तो उनका जो IQ उस लेवल के मानसिक क्षमता के आधार पर ही किया जाता है। तो ये भी आपका होगा। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? आपका अधिगम का तरीका है, जो आपका लर्निंग जो आपका स्टाइल है ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो हर बच्चे का अलग अलग है। हो सकता है किसी को जो जोर जोर से बोल के याद हो सकता है किसी को आराम आराम से बोल के याद हो, उसको आकलन से कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे के अपना है। चलिए आगे चलते हैं। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो बालक, द प्लेस ऑफ द स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड इज, तो ये किसका होता है? तो बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो किसके बाद होता है? तो ये आपके परिवार के बाद होता है। या क्वेश्चन आपके इस तरह से भी घुमा फिरा के यहाँ पूछा जा सकता है कि बालक के समाजीकरण में पाठशाला से पहले किसका स्थान होता है? तो पाठशाला से पहले आपका जो है परिवार का स्थान होता है, और उसके बाद आप जो है आफ्टर फैमिली आपकी जो है स्कूल आती है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 17 है। चिल्ड्रन बीइंग सेंसिटिव टू वेट आर, यानी कि आपके जो बच्चे हैं जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे डेस्टेश होते हैं। क्या वो अनुभूति में आसान होते हैं, यानी कि इजी टू परसेप्शन? ऑप्शन बी है, अवलोकन में आसान होते हैं। इजी टू आपके ऑब्जर्व, उनको जो ऑब्जर्व आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे ये साइकोलॉजी का जो एक फैक्ट है। दिन में जो है प्रशिक्षण में आसान होते हैं। इजी टू डे ट्रेनिंग, या फिर आपके रात्रि प्रशिक्षण के लिए आसान होते हैं। इजी टू नाइट ट्रेनिंग, तो इसमें आपका कौन सा होगा? जो बच्चे आपके मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील रहते हैं, तो उसमें से आपका जो इनके लिए क्या एक जो इनका व्यवहार इसको कहे, या फिर उनका जो है किस तरह से उनको जो है अवलोकन उनका जो किया जा सकता है। तो इजी टू आपका ऑब्जर्व, तो उन बच्चों को आप जो आसानी से जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों को आप जो देख सकते हैं, उनके द्वारा जो एक प्रतिक्रिया की जा रही है उसको आप जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बुद्धि और सृजनशीलता है। तो बुद्धि और सृजनशीलता आपकी क्या है? तो ये आपकी पॉजिटिविटी रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी कि सकारात्मक रूप से आपकी संबंधित है बुद्धि और सृजनशीलता, यानी कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। एक दूसरे के साथ जो है पॉजिटिवली जो है संबंध रखती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन्ड बाय द सोशल एनवायरनमेंट? तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य टीचर एंड सोसाइटी, बिल्कुल सही है। रिलेटिव फ्रेंड्स एंड नेबर्स, बिल्कुल सही है। पेरेंट्स एंड द फैमिली मेंबर, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन अगर आप डी देखें तो आपका बिल्कुल इसमें सही होगा, ऑल ऑफ दीज। प्रयत्न और भूल का स्थान किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करवा दिया है कि जिस बच्चे ने जो लास्ट जो 20 दिन से भी जो है साइकोलॉजी की वीडियो देखी है उसको भी ये 10 से 15 बार क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा। तो किसने किया ट्रायल एंड एरर? आपके थोरंडाइक ने किया। थ्योरी के ऊपर से अलग से वीडियो बनी है। अगर आप पहली बार है तो आप जाकर जो प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बनाए, उसमें जाकर जो है प्लेलिस्ट में जो है उस वीडियोज को देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी।
अगर है आपके पास मनोविश्लेषण की प्रस्तावना डैश डैश ने की है, यानी कि आपका जो है साइको एनालिसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये किसने किया है, ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन कहा है। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये जो है मन के जो है भाव जो प्रकट किए थे, किसने किया था, मन का जो विश्लेषण किया था। सिगमंड फ्रायड की ये थ्योरी से संबंधित है, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया मनोविश्लेषण की प्रस्तावना जो किसने दी थी, तो ये किसके द्वारा की, क्या ये क्लोड खाल द्वारा, एन फ्रायड या फिर एस फ्रायड या फिर ए फ्रायड, तो ये किसके द्वारा, एस फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। तो पूरा नाम आपने याद रखना है। हो सकता है आपके पास इस तरह शॉर्ट में देखने को मिला, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एन फ्रायड भी दिया है इसमें, एस फ्रायड भी दिया है, ए फ्रायड भी दिया है, आपको सिर्फ फ्रायड याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड। तो ऑप्शन अगर सी देखें तो एस फ्रायड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उनकी मानसिक क्षमता क्या है, क्या वो बढ़ेगी, घटेगी, अवरुद्ध होगी, कैसी होगी, तो उसकी जैसे जैसे एज द इन्फेंट ग्रोथ हिज मेंटल एबिलिटी, जो बच्चे की जो है ग्रोथ के साथ जो उसकी मेंटल एबिलिटी भी आपकी क्या होगी, तो इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। माता पिता के पारस्परिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट्स, माफ कीजिए एक मिनट, हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड पर्सनैलिटी, तो ये किस तरह से करेंगे, ये ग्रेजुअली करेंगे, अनुक्रमिक रूप से ये करेंगे। ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं आपकी जो है मेरे फोन की जो है मेमोरी फुल ना होगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। एस वॉलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। एस वॉलिंगवर्थ का जब भी नाम आएगा तो वो आपका जो है रिलेट करता है 140 प्लस जो आपके बच्चे होते हैं उनसे आपका जो ये आपका संबंध रखता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने याद रखना है। प्रतिभाशाली बच्चे से संबंध किसका है, तो एस जो आपका वॉलिंगवर्थ है, इंपॉर्टेंट है। एस वॉलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन, तो ये आपका किससे होगा, तो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है। अगला आपके पास पियाजे द्वारा संवेदी चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है, ये वही क्वेश्चन आ गया। पियाजे की डेवलपमेंट स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहले। अब जो है तीसरा क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड आपका डिस्कस कर रहे हैं, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड डैश डैश एज ग्रुप, तभी मैं आपको कहता हूं कि कमेंट कीजिएगा कि किस एज ग्रुप के बच्चे को जो है क्या नाम दिया गया है। पियाजे द्वारा जो 4 अवस्थाएं दी गई है, अब इसमें क्या पूछा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कितने से कितने होती है, तो आई होप आप सभी को पता होगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कहा जाता है कितने से, तो जन्म से लेकर जो है 2 वर्ष के बच्चे। और अगर आप ऑप्शन इसमें जो है सी देखेंगे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और आपका ये किससे होगा, सेंसरी मोटर स्टेज आपकी बर्थ से लेकर जो 2 ईयर तक होगी। बाकी जो है आप कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे को क्या कहा जाएगा, 7 से 11 वर्ष के बच्चे को क्या नाम दिया गया है, 11 से ऊपर वाले बच्चों को आपके क्या कहा गया है, पियाजे द्वारा जो है किस अवस्था में उसको रखा गया है। लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको जो किस और नाम से भी जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है गिरोह अवस्था, उसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो गैंग में रहना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें फर्स्ट वाला ही सही होगा, ज्यादा इसके ऊपर विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, आप सभी को ये पता है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया, पहली बार द टर्म आपकी मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, विलियम स्विट्जर। तो ऑप्शन अगर आप बी देखें तो ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। मेंटल हाइजीन शब्द किसने दिया, तो विलियम आपके स्विट्जर ने। तो पहली बार इसने ही दिया था, इसके ऊपर जो है कोई कंट्रोवर्सी भी कई बार देखने को मिली है। अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आंसर है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी ही इसका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 दिया है, ये सीरीज डी है, 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, टीजीटी आर्ट्स का मे बी। हाँ, तो व्यवहारवाद का जनक, ये क्वेश्चन आपको कई बार मैंने बताया, यानी हु इज द फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म, तो ये किससे संबंधित है, जेबी वॉटसन आपके जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ द आईडी, दिस स्टेटमेंट इज, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, आपकी ये सही है गलत है, यानी कि सुपर ईगो जो आपका यानी कि पराहम ईदम का जो है पूर्ण विपरीत है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने वो आईडी ईगो सुपर ईगो वाली वीडियो देखी तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो ये बिल्कुल यार इसका जो है पूर्ण जो है विपरीत रूप है, तो ये ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रू है ये कि हाँ ये इसका विपरीत रूप है, सुपर ईगो जो है आईडी का पूर्णतः विपरीत रूप है, ये आप याद रख लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की गणना करने का सूत्र क्या, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो फॉर्मूला ऑफ दी कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस IQ इज, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन जो इससे जो क्वेश्चन पेपर में ये कैसे पूछा गया था, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये आपका इस हिसाब से इसमें सही होगा। तो ऑप्शन अगर आप इसका बी देखें तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही है। तो ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से पहले भी बताया, हालांकि क्वेश्चन पेपर में आज ही मुझे ये देखने को मिला, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था तभी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इस तरह से भी इसको लिखा होता है, कई बार इस तरह से भी आपको ये घुमा फिरा के दिया जाएगा। ऊपर सीए दे दिया, नीचे एमए दे दिया, यहाँ पे आगे सीए दे दिया, एमए इधर दे दिया, या 100 आपके एमए के बाद दे दिया। इस तरह से ये देखने को मिल सकता है, जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाकी आज का क्वेश्चन पेपर ये आपका कंप्लीट हो गया, साइकोलॉजी का ये सेक्शन था। बाकी बताइएगा आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो आप शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाकी मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली क्लास मिले, और डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास आपको प्रोवाइड भी करवा दी जाए। समस्या ये है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फ़ोन से, और फ़ोन में जो है इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, एक समय में एक ही वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। जब तक वो अपलोड नहीं होगी तब तक जो है दूसरी वीडियो को जो है रिकॉर्ड करना मुश्किल है। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। बाकी जो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट में जो ऐड आती है उन ऐड को आप स्किप ना करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कोशिश यही रहेगी कि आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहे जब तक आपका एग्जाम होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत